गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो हैंड रेज कर सकते हैं। इनका कंफर्म है मुझे, और भी एक दो बच्चे होंगे शायद। हाँ, लेकिन सचिन के पास शायद माइक नहीं है। देखो सचिन, बोल सकते हो क्या आप? चलिए कोई बात नहीं, सीखिएगा, देख लेना आप कैसे यूज होता है। क्योंकि बोलने से क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी ना, जो भी नए बच्चे एक दो ऐड हो रहे हैं आज, वो पूछ पाएंगे, तो उसी का मतलब है ट्यूशन में। हाँ, नमन के पास भी आज माइक नहीं है क्या? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं या माइक पर आ सकते हैं, ताकि उनको पार्टिसिपेट कराया जा सके। उनके अकॉर्डिंग बोल पाऊंगा अगर वो बताएंगे तो। सचिन, कल से कोशिश करना ऐसी हैंड फ्री वगैरह कुछ यूज करना, ईयरफोन वगैरह जिसमें आपके पास माइक हो। वो प्रॉब्लम बोलने के लिए बहुत जरूरी है। बस बच्चों, 7:02 पे शुरू करेंगे। अभी एग्जैक्ट 7 o'clock है, 2 मिनट रुकेंगे और फिर शुरू कर लेंगे। अच्छा, पहले आप सारे इतनी देर में देखो, अभी बच्चे आ रहे हैं, 1-2 मिनट और। बता दो सारे ऐप में रजिस्टर्ड है ना, जितने नए बच्चे हैं अपने 6 to 7 बैच में। किसी ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया, ऐप में रजिस्टर नहीं हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो। रीशु को दिक्कत है? हाँ भैया, वो मेरे भाई के इस नंबर से मेरे भाई का रजिस्टर्ड है, तो मैं न्यू नंबर लूंगा तो उसको आपको सेंड कर हाँ दूंगा। ठीक है, न्यू नंबर दे दीजिए। ठीक है। केशमी सर, हाँ जी। वो जो ऐप जैसे मैं खोलती हूँ ना, उसमें अपडेट आता है। हाँ, तो अपडेट कर लो आप उसे। अच्छा जी, अपडेट कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा ऐप, और बेटर हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। आज जिसकी भी फर्स्ट क्लास है वो हैंड रेज करिए। आज जिसकी भी फर्स्ट क्लास है अगर मैथ्स की, तो हैंड रेज कीजिए। लक्ष्य, आपकी आज क्या फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? भैया नहीं। हाँ, एक लक्ष्य किसी और ने भी आना था शायद, दूसरा बच्चा है।
बस वो थोड़ा सा इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अगर नया बच्चा आएगा ना तो उसे एक बार ही बोल के फिर अकॉर्डिंगली शुरू करते हैं ना, नहीं तो नए बच्चे मायूस हो जाते हैं, सीधी बात ये है। बस जी शुरू कर लेते हैं फिर। चलिए, जो टेबल चल रही थी अभी उससे बात पूरी हुई नहीं है, उसे पूरा करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है भैया। और तो देखो जी, इस स्लाइड को तो मैं हटा देता हूँ बच्चों, अभी तो स्लाइड का काम है नहीं। हाँ जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, वीडियो जाएगा एक सेकंड के लिए, ठीक है, फिर वापस आ जाएगा। हाँ जी, तो जो कल बात चल रही थी बच्चों, है बहुत आसान, इजी है, लेकिन पूरी समझिए, क्योंकि टीचर भी क्वेश्चन ना इधर उधर से छुपे हुए पूछता है, जो बुक नहीं लिखेगी लेकिन टीचर पूछेंगे। तो एक बार दोबारा से कंटेक्स्ट ले लेते हैं। टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। एक बच्चा नया हमारे साथ, आज थोड़ा सा बेसिक बीच बीच में बोलता रहूंगा, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है भैया। इक्वेशन जिसमें इक्वल है, अननोन एक्स वाई वेरिएबल है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली पॉजिटिव वन है, लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, खैर वापस आते हैं। एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल सी है। सॉल्व करना हो, क्योंकि एक्स और वाई निकालने हैं, दो वेरिएबल निकालने में दो इक्वेशनों की जरूरत होती है नॉर्मली। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखूंगा और मैं कहूंगा भैया दो इक्वेशन मेरे को देनी पड़ेंगी आपको सॉल्व करने के लिए, और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, तो बच्चा बोलेगा दोनों इक्वेशन सर सेम दिख रही है। यूजुअली वो अलग अलग होती है, यूजुअली वो अलग अलग होती है। तो सर अलग अलग आप कैसे दिखाओगे? तो पहली इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y इक्वल c1 बोल देते हैं, दूसरी को a2x प्लस b2y इक्वल c2 बोल देते हैं, c2 बोल देते हैं। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। कल मैं कुछ कह रहा था आप लोगों को, मैं कह रहा था कुछ भी क्यों ना कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सीख लेंगे हम यहाँ पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी। ठीक है भैया, पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जब भी दो दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दी है, कुछ भी काम आप बाद में करेंगे, कुछ भी बाद में करेंगे, पहले उन्हें स्टैंडर्ड और सिंपल बनाएंगे। हर्ष माइक बंद करो आप अपना, प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, खोलिएगा माइक। आज सूरज की भी आज फर्स्ट क्लास है क्या? अच्छा, माइक तो है नहीं शायद आपके पास। ओके, कोई नहीं, कल से कोशिश करिएगा अगर माइक हो तो, क्योंकि फिर वो बोलना जरूरी रहेगा। खैर सर, टू वेरिएबल इक्वेशन मैं कह रहा हूँ कुछ भी क्यों ना पूछे, स्टैंडर्ड सिंपल होनी चाहिए हर हालत, तभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सर आप स्टैंडर्ड सिंपल कहोगे किसे? ऐसी कोई भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स वाई वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट हो, स्टैंडर्ड वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट होनी चाहिए, कांस्टेंट विदाउट एक्स वाई वाले नंबर राइट होने चाहिए, इसे हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। सिंपल किसे बोलेंगे सर? डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, स्टैंडर्ड बहुत बाद में यूज होगी ये बातें। सिंपल किसे, इस वजह से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड होनी चाहिए एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सिंपल होनी चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, अभी तो स्टैंडर्ड सिंपल है, बच्चा कह सकता है सर कल को ना हो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा मैं, लेकिन पहले इतनी बात पूरी करता हूँ। मान लो दो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास है, और मैंने कभी कहा बच्चे आप इन्हें ग्राफ से सॉल्व करो। जो बच्चे मेरे साथ अब रोज पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर क्लासेस जो ले रहे हैं, उन्हें तो बेसिक पता है, तो आज एक दो बच्चे ऐड हुए, उन्हें शायद बेसिक पता ना हो, शायद अभी स्कूल में ना पढ़ाओ, एक रफ आइडिया लेना। दो इक्वेशन अगर हमें ग्राफ से सॉल्व करनी हो, ये मेथड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ग्राफ से सॉल्व करनी हो तो दोनों की टेबलें बनाई जाती है, आपने 9th में भी सीखी है। दोनों की टेबल एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दी जाती है, दो लाइनें जिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट हमारा इन इक्वेशनों का आंसर होता है, उसकी एक्स पोजीशन रीड कर ली जाती है, उसकी वाई पोजीशन रीड कर ली जाती है, और आंसर आ जाता है। आगे भी चलेगा ये, आगे भी प्रैक्टिस में आएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन तो क्या कह रहे हैं सर, अभी क्या सीखना है? अभी ये सीखना है बच्चे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन उसने दी, हमने उसका ग्राफ मान लो बनाया, सोचो माइंड में बनाया, और वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट आ गई, दोनों ग्राफ लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट एक बड़ी, मतलब जो बच्चे जानते भी हैं, कल भी सुन चुके हैं, आज भी सुन रहे हो, कह रहे हैं यार इतनी छोटी बात लिख रहे हो सर आप,
किसी को भी आइडिया यार ग्राफ बनाएगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर भी सकती है, उसको इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट कहेंगे, उसके लिए आप मतलब पूरी टेबल लिख दोगे। मतलब ये बताने जैसा कहाँ हुआ, बिल्कुल डेफिनेटली बताने जैसा है। इसमें आप गलती कर दोगे अगर मैंने नहीं बताया और अभी समझने के बाद कर दोगे। सुनते रहना भी क्या कंटेक्स्ट बनेगा, बेटर ही निकलेगा इससे। दो लाइनें ग्राफ से सॉल्व की जाए तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो एक्स और वाई के आंसर आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे या एक आएगा, सिंगल आंसर आएंगे? सिंगल आंसर आएंगे, सिंगल आंसर। तो आइडिया है अभी आप लोगों को, सिंगल आंसर आने को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन मैं कल से बात आगे बढ़ाऊंगा, बस फटाफट से उसे पूरा कर दूं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा सर, सिंगल आंसर आएगा। लेकिन भैया वो तो आपसे ग्राफ से पूछता ही नहीं ना, कि वो बोले इक्वेशन हमने दे दी, ग्राफ बनाओ और ये चीजें बताओ। बोलता है बिना ग्राफ बनाए बताओ वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब बात तो एक ही है, क्या आंसर है। तो बिना ग्राफ बनाए मैं कैसे बताऊंगा, उसके लिए कंडीशन होती है बच्चों, अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, कल भी सुना, पहले भी पढ़ा, आज फिर सुन रहे हो, वो फॉर्मूले दिमाग में बैठा। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इन दोनों इक्वेशनों में x के कोएफिशिएंट को हम a1 a2 बोल रहे हैं। ठीक है, y के कोएफिशिएंट को, y को छोड़ के जो बचा उसे b1 b2 बोल रहे हैं, कांस्टेंट को c1 c2 बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कल टाइम कम था तो मैं टेबल पूरी करने के चक्कर में था, आज मैं इसको बेटर कर लेता हूँ कि पता भी और फिर भी कहीं गलती करा ले। इससे पूछूंगा वो ट्राई मारना, छोटी सी बात पूछूंगा एक। अभी मान लो, ये मत सोचना अभी क्वेश्चनों में कहां से आएगा, देख लेंगे बाद में। अभी मान लो a1/a2 आपने निकाला, आपके पास इस तरह से आया, ये इस तरह से कुछ आ गया, और b1 b2 निकाला, ये आपके पास इस तरह से कुछ आ गया। दिया आप बताओगे, ट्राई जरूर मारना बच्चों, गलत सही से कभी टेंशन मत लेना, कोशिश करते रहना बस। दिया आप बताओगे a1/a2 b1/b2 इक्वल है या नहीं है, जल्दी से। ठीक है, बच्चा बड़ा समझदार है। ठीक है, जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये क्या छोटी बात कर रहे हो आप, मतलब ये मतलब कैंसिल तो करेंगे ना, लीस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनाएंगे ना सर। और देखो दोनों इक्वल है, तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जब भी वो इक्वल नॉट इक्वल से ही पता लगता है यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है, तो पहले जो भी फ्रैक्शनल टर्म आई है, जो भी रेशो आपके पास आई है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर बना लेना, लीस्ट जरूर कर लेना, उसके बाद ही बोलना वो इक्वल है या नहीं। पर अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो इक्वेशन का ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होगा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर वो तो ग्राफ से मान लो सॉल्व करें, वो तो हमें आइडिया है, दोनों लाइन में पैरेलल आ जाए, पैरेलल लाइंस, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर, नो सॉल्यूशन। वो बिना ग्राफ के पूछे तो कैसे बताएं, जल्दी से कल वाली बात पर आ जाते हैं बच्चों। अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2, तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी पैरेलल लाइनें बनती हैं। ठीक है, पहली दो रेशियो इक्वल और तीसरी नॉट इक्वल हो। आखिरी बात पे आ जाते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म की मेरे ख्याल से मैं साइड में लिख दूंगा, तीसरा वाला पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप थर्ड नंबर पे लिखना, आप थर्ड नंबर पे ही लिखना, नीचे ही लिखना, आपके पास तो स्पेस बहुत होगी। ठीक है, अभी सुनते रहना, आपने ग्राफ बनाया है उन दोनों लाइनों का, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अच्छा, अभी आपको समस्या नहीं दिख रही किसी भी बच्चे को? ठीक है, लेकिन लाइन के ऊपर लाइन आने पे एक बारी वर्ड बोलना, कौन सा वर्ड कहते हैं जो बच्चे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट बात आसान है आप लोगों के लिए, लेकिन एक वर्ड और आएगा इसी से कंटेक्स्ट में आएगा, अभी आएगा, वो होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अभी मतलब बताऊंगा उसका मैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब हम शुरू में ध्यान नहीं देते ना, बाद में बच्चे को पता नहीं, वो कहता है कोइंसिडेंट आया था, कंसिस्टेंट आया था, उल्टा पुल्टा कर देता है। तो कोइंसिडेंट को अभी लॉक कर लो पहले आप, कि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब लाइन के ऊपर लाइन आने को कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। हिंदी में वैसे कोई है नहीं हमारे पास, लेकिन हिंदी में इसे संपाती रेखा कहते हैं, हिंदी तो मुश्किल हो जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाइन के ऊपर लाइन है, कितने पॉइंट पे काटेगी, एक पे, दो पे, तीन पे, इनफाइनाइट पे, इसलिए कहा जाता है कि अब इन दोनों इक्वेशनों का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है जी, और सर पता कैसे लगेगा बच्चों, अगर तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ तक बात मैंने कल भी कर दी थी और आज मैंने फिर एक बारी बोल दी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा जरा, कंडीशन ऐसे ध्यान रखना, अगर फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट टू रेशियो इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल, नो सॉल्यूशन। तीनों याद कर लो सच के साथ, तीनों रेशियो इक्वल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस पर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोलना, तो नहीं है तो बात आगे बढ़ाएंगे, पहले
अभी लिखना कुछ मत, बस छोटी मोटी बातें अभी फाइनल कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। ये इतना क्लियर है तो बात को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन चलिए मैं पूछता हूँ आपसे छोटा, इसी टेबल पे पूछ रहा हूँ, इसी टेबल को देख के कोई भी बता देना। मैंने कोई दो इक्वेशन दी और हर बच्चा जानता है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है a1x + b1y = c1, और दूसरी वाली भी दे दी, नंबरों में दे दी, ठीक है। अब मैंने ना आपको कहा बच्चे फॉर्मूला बनाया आपने, ठीक है, और फॉर्मूला मान लो ये वाला बन गया, नंबर 1 वाला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो बताना जरा लाइन की नेचर क्या है। सर ये क्वेश्चन रिपीट करना। फॉर्मूला ये वाला बन गया, सर एक दूसरे को काट रही है। हाँ काट रही है, तो लाइन की नेचर क्या है जरा बताना देख के। यूनिक सारे सॉल्यूशन अरे ऐसे थोड़ी होता है, टीचर ने इशारा किया वही बोल दो, अपनी बुद्धि लगानी होती है, टीचर तो ऐसे उलझाता है, मैं तो बता दिया था सब। एक बार ही देखना पक्का, जब ये वाला फॉर्मूला बनेगा सबको पता है लाइन में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए सिंगल सिंगल आंसर है। लेकिन आपके टीचर भी ना दोनों में से एक बात पूछते हैं, उन्होंने बोला फॉर्मूलों से रेशो से कंपेयर करके बताओ लाइन कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। आपने फॉर्मूला बनाया, लेकिन आपने फॉर्मूला बनाया, आपको याद है यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला, अब यूनिक सोल्यूशन लिखा है तो पूछ ये रहे हैं, अब बता ये रहे हो, नंबर कौन देगा, ठीक है। वो एक लैंग्वेज से पूछ रहे हैं, आप दूसरी लैंग्वेज से आंसर दे रहे हो, नंबर नहीं मिलने बच्चे। ये फॉर्मूले के दो मतलब है, ये फॉर्मूले का मतलब है कि लाइनें सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है, यानी कि आंसर यूनिक है। तो जिस लैंग्वेज में पूछे वो बोलना, और कंफ्यूजन हो तो दोनों बोलना। ऐसे तो कंफ्यूजन होती नहीं है, ऐसा कोई बेटर बात नहीं है, लेकिन बस मैं यही कह रहा हूँ, नहीं तो अभी एनसीईआरटी करेंगे, घटिया से क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चे बाद में, मैं टोकूंगा नहीं ना, आता सबको ही है, लेकिन वो पूछ ये वाली बात दे रहा होगा, आप लिखे वाली आओगे, तो टीचर को तकलीफ होती है नंबर देने को, कह रहे हमने पूछा ये तब बता ये रहे हो क्या मतलब है, ठीक है भैया। तो ध्यान देना, मेरे ख्याल से सारे बच्चे अब गारंटी देंगे मेरे को, सर जो पूछेगा वही, मतलब मान लो उन्होंने पूछा नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये वाली लैंग्वेज लिखूंगा। नेचर ऑफ लाइन बताओ, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, लाइन के ऊपर लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन है, नेचर ऑफ लाइन सर, तो फिर ये वाली लैंग्वेज लिखूंगा, ये वाली, ठीक है जी। तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे भी पूछूंगा, मैंने बताया नहीं अब तक, आप में से कोई ट्राई करे, किसी की नॉलेज हो तो। मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोई भी डबलिंग वाला बच्चा मत बोलना, नया बच्चा कोई भी ट्राई मार सकता है, ट्राई मार सकता है, मतलब तुक्का भी लगाना हो तो चलता है। इन तीन में से किसी को कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जल्दी से, मतलब कई बार होता है ना, तुक्का मारा और ठीक निकला है, बच्चे को लगता है मेरा। इंटरसेक्टिंग लाइंस को। चलिए मैं कुछ भी बोल दूंगा, मतलब मैं सही भी बता दूंगा, लेकिन बाद में ना मिक्सिंग होती है। एक्चुअली कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों, या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, या तो एक आंसर आए यूनिक या इनफाइनाइट आंसर आए, दोनों को ही हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन कहते हैं। तो बाद में थोड़ा मिक्सिंग हो जाए, मतलब बच्चा रट रहा है और बाद में भूल जाए तो क्वेश्चन तो उसके कट जाएंगे, नंबर तो कट जाएंगे। तो बच्चा कह रहा है सर कोई मतलब से समझा दो, मीनिंग से समझा दो, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ा, तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो लो मिनिंग से समझो जी। किन्हीं भी, अभी इधर नीचे देखना, कोई भी दो इक्वेशन उसने आपको दे दी, ठीक है, मीनिंग किन्हीं भी दो इक्वेशनों को सॉल्व करने पे एक्स और वाई का आंसर आए, आंसर पॉसिबल हो, चाहे कितने भी पॉसिबल हो, चाहे आंसर एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, जितने भी आंसर आ जाए, आ जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है। यानी मैं थोड़ा सा बोलूं यहाँ पर, सिंपल करूं, अगर आंसर पॉसिबल है, इफ आंसर्स आर पॉसिबल, अगर आंसर पॉसिबल है तो कहा जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो देखो मान लो कभी आपने वो फॉर्मूला बनाया, ये वाला बना, आंसर तो आएंगे ना, एक आएंगे, एक्स और वाई के यूनिक आएंगे, तो आंसर तो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये वाला बना, आंसर तो अब भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट है, चाहे इनफाइनाइट है लेकिन आंसर है, आंसर होने को, आंसर पॉसिबल होने को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब मतलब वो, मतलब यूनिक और इनफाइनाइट ऐसे रटने की वजह ना थोड़ा सोच लेना, आंसर पॉसिबिलिटी को, आंसर के पॉसिबल होने को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसका उल्टा कोई भी कर लेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आप मेरे को समझा दोगे, समझा भी देना, बोलो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, कौन सा केस बता दो। तो पैरेलल लाइन। सर नो सॉल्यूशन वाला या पैरेलल लाइन वाला केस हो गया सर, बिल्कुल वही वाला केस हो गया सर, क्योंकि आंसर आने को अगर आप कंसिस्टेंट बोलते हो तो ना आने को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया।
है भैया, तो देखना 3 तरह से क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी करनी है, ऐसे ही पूछेगा। इक्वेशन दे देगा या तो स्टैंडर्ड सिंपल देगा तो हम सीधा फॉर्मूला बनाएंगे। अब जोन सा भी फॉर्मूला बनाना, देखना गलती कहाँ होती है, फॉर्मूला कोई भी बना देगा। पूछ रहा है बताइए दोगे, तो जिस फैमिली से पूछ रहा है वहीं से जवाब दीजिएगा जी, ठीक है, ये ध्यान देना जरा। ठीक है, चलो सर जो पूछेगा वही बताएंगे, लेकिन देखो या तो ये पूछेगा नेचर ऑफ लाइन, या वो पूछेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भैया, या वो बोलेगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो बता। फिर तीसरी बात होगी जो मैंने अलग से लिखी है, तो वो फॉर्मूला बना यूनिक और इनफाइनाइट का बना तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन का बना तो इनकंसिस्टेंट। एक आखिरी बात और होती है, ये तो फिर भी चलो हमें मिल जाता है, एनसीईआरटी पूछ रही है सब कुछ, कोई मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया, लेकिन अचानक से ना कभी कभी आपका टीचर पूछ लेता है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी नहीं बोल रही, एग्जाम में आ जाता है, 1 मार्क में ही आ जाएगा एमसीक्यू में, डिपेंडेंट लाइन। आप फॉर्मूला बना चुके हो, कोई भी बन गया, वो बोल रहे हैं डिपेंडेंट लाइन है या नहीं है, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, कोई भी बच्चा टाइम मारेगा, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा केस डिपेंडेंट लाइन का है लैंग्वेज के हिसाब से? कोइंसिडेंट। देखो देखो बच्चों, ये वाली कोइंसिडेंट लाइन, एक बच्चा बोल भी रहा है, बोल रहा है सर लाइन के ऊपर लाइन दिख रही है, ऐसे ही तो कहेंगे हम डिपेंडेंट लाइन, एक के ऊपर एक है, तो ध्यान देना लाइन के ऊपर लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन को यही लिख देते हैं, को डिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट लाइन है या नहीं है, तो आपने फॉर्मूला बनाया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब लाइन के ऊपर लाइन है तो बोलो डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये तो इसमें नहीं है। ये बात क्लियर है जी? फटाफट से पूरा लिख लो बस, और इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी भी नए पुरानी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। जल्दी से सोच के लिखना, साथ के साथ मतलब समझ के करना है, साथ के साथ याद हो जाए आपको, प्रैक्टिस भी है काफी अभी, जल्दी जल्दी करो। मैं तो ये रोज ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने जुलाई में जो मेरे साथ शुरू किया है, या आप लेट है अपनी 10th बोर्ड की क्लास के लिए, ठीक है, और लेट भी फर्स्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, चलिए फाइनल तक तो हम करा देंगे अच्छे से, फर्स्ट टर्म में टाइम कम है, इसलिए जल्दी कर लोगे जितना, उतने ज्यादा चैप्टर में आपको समझा दूंगा, उतना आपको इस वाले एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। हो गया, अब करूं? किसी को रोकना है तो बोलो, रुके अभी, चलिए करिए करिए। इससे करिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दो बस, रब कर रहे हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं अब इसकी। किसी को जरूरत है तो अब बोलो, कर दो रब अब। हाँ जी, लिख लिया होगा ना, कंसिस्टेंट, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर पॉसिबिलिटी, पॉसिबल होने को कंसिस्टेंट कहते हैं, आंसर पॉसिबल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। आ जाओ जी, प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। कल मैंने फर्स्ट करा दिया था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे चेक कर लो आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। समझदार बच्चा मेरे को बताना कहाँ ये गलत हो सकता है, क्या ध्यान रखना है, मतलब एक ही बात है वैसे, जैसे भी आप बताओगे मेरे को, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोई बताएगा यहाँ पर कि आंसर देते हुए हमें क्या ध्यान देना है? सर हमें लाइंस बतानी है कि लाइंस हमें लाइंस हाँ बहुत बतानी बढ़िया है। सर, हमें लाइन की नेचर बतानी है सर,
हमें आंसर की नेचर नहीं बतानी कि एक आएगा इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले से दोनों बातें बोल सकते हैं, या दोनों बोल दो जिसमें ये चीज का आंसर जरूर हो जाए जो हमसे पूछा जा रहा है। अब एक बारी ध्यान से सुन लेना, है बहुत आसान, टिकते भी हो जाते हैं, मतलब 1 मार्क आता है ना, बच्चा सिर्फ माइंड में सोचता और कर देता है, आंसर सीधा मार्क करता है। ठीक है भैया, और इस बारी एमसीक्यू ज्यादा आने हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो रजिस्टर के 1-1.5 पेज में निकलता हो भैया, पहले हर मार्किंग के क्वेश्चन, कभी महीने 2 महीने में तो यही वाले क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है, कराऊंगा तो मैं सारे ही आपको, तो इनको जरा ज्यादा पहले तैयार कर लो। ठीक है, पहली बात मुझे बोलना यार, अभी इस पे थोड़ा ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर लें, मतलब किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन कुछ भी क्यों ना करना हो, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन क्या क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड और सिंपल। सिंपल। बोलना भैया, इसको नहीं बोलना, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे सर। स्टैंडर्ड सिंपल, स्टैंडर्ड का मतलब एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सिंपल का मतलब डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे मुझे कह रहे हैं सर सिंपल तो है, डिवाइड में तो कुछ नहीं है, लेकिन सर स्टैंडर्ड जो फॉर्म आपने बताई है कांस्टेंट राइट होनी चाहिए, है नहीं, तो बना लो यार, +8 उधर गया -8, ठीक है, -9 उधर गया +9। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म आ गया। अब सीधा अब हम फॉर्मूला बनाएंगे भाई, देखो आपको पता है A1 A2 प्लस, और सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट है, तो x को छोड़ के बचा। एक बारी मुझे लिखवाना जरा A1/A2, बताना क्या आएगा, 5x/7x या 5/7? 5/7 5/7। सर x के कोफिशिएंट लेने हैं, ले लिए जी, बिल्कुल। कुछ और ध्यान रखना होता है यहाँ पे? नो सर, निशान। रखना होता है सर, कैंसिल हो तो जरूर करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कोई चीज इक्वल होगी आपको पता ही नहीं लगेगी इक्वल है या नहीं है। कैंसिल जरूर करो अगर होता है तो, लेकिन ये तो होता नहीं है। चलिए B1/B2 निकालो, तो y के कोफिशिएंट लेने हैं, साइन के साथ टिक करने हैं, -4/6 कैंसिल होता है जरूर करना है, और कैंसिल नहीं हो रहा है लीस्ट हो गया। बताओ A1/A2 B1/B2 इक्वल है या नॉट इक्वल है? नो सर, Not equal, sir. यानी आप बोलोगे इम्प्लाई कर रहा है भाई A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बना बताओ फटाफट से। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो आपसे पूछा नहीं था, आप देखो पैरेलल लाइंस। बोलो, मैं मना नहीं कर रहा यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस लेकिन जो पूछा है वो जरूर लिखो। फॉर्मूला यूनिक सॉल्यूशन का है, लेकिन उसने नेचर ऑफ लाइन पूछी है। सबको पता है एक आंसर तभी आएगा जब लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट ये पूछा है भाई, तो ये जरूर लिख देना, एक्स्ट्रा लिख दो उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी से करना है फटाफट से, सारे मैं जरूरी कराऊंगा, बाकी मैं सारे करके दिखाऊंगा, आप सारे नहीं करोगे, आप अभी उतने ही करोगे जितने जरूरी है। मैं आपको जल्दी में सारे करके दिखा दूंगा, बस फटाफट तेजी से ये वाला करो, पहला करो, प्रॉपर करो थोड़ा सा। 1 मार्क में फिर कोई प्रॉपर मेथड की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी बिना लिखे इवन माइंड में भी कर लेते हैं बच्चे, तो सीधी ऑप्शन मार्क होती है बच्चों। हो गया, स्पीड को फोकस करो सारे। हाँ जी, फिर कोई भी न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट किसी को भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं तो कभी भी पूछ सकते हैं। बताऊं सेकंड वाला देखना भैया, आप मत करना, मेरे को बोल के करा देना, आपकी प्रैक्टिस बोलने वाली हो जाएगी, और है इतने आसानी, छोड़ना है नहीं हमें कुछ। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, फिर ट्यूशन का मतलब खत्म हो जाएगा। देखो सेकंड दिख ही रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट राइट होना चाहिए, +12 उधर गया -12, और फिर देखो 18x + 6y + 24 उधर गया -24। अब थोड़ा रफ करते हैं, थोड़ा रफ माइंड में ही करते हैं, बताना A1/A2 जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2. 1/2। 9/18 कैंसिल करके 1/2, और ये B1/B2 बोलो 1/2 सर 1/2। 1/2। पहली दो रेशियो इक्वल आ जाए तो तीसरी जरूर निकालनी है भैया, पहली दो नॉट Yes. इक्वल पे तीसरी निकालनी नहीं है, फर्क पड़ता नहीं उससे, लेकिन पहली दो इक्वल आ चुकी हैं तो तीसरी -12/-24 सर नेगेटिव कट गया। Wow. सर आप 1/2। लिख रहे हो फिर भी टाइम ले रहे हो, कोई बच्चा कह देगा सर ये तो मेरे को दिख रहा था 1/2 3 का डबल -12 का डबल, सर 1/2 आना था। सारी रेशियो इक्वल आ गई, बताना कौन कोइंसिडेंट सा। लाइंस Coincident line. बहुत बढ़िया बहुत Chemical बढ़िया, solution लेकिन चलिए मैं पहले वही लिखता हूँ तो हमें डायरेक्ट याद आता है कि तीनों रेशियो इक्वल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन फिर मेरा ध्यान है जो पूछा है मैं बताऊंगा भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तभी होंगे ना जब लाइन के ऊपर लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो मैं आगे लिख दूंगा कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब। कोई कंफ्यूजन किसी को, ये वाला मत करना, मतलब होमवर्क में जरूर करना प्रैक्टिस अभी, ताकि मेरा वैल्यूएबल टाइम आपके साथ नहीं खराब हो, क्योंकि मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन मेरे साथ सुन लो, लेकिन आप घर पे करना। ठीक है जी, तीसरा पार्ट, तीसरा
अभी भी कुछ मत करो बच्चों, अभी भी बस बोल के करा देना। डायरेक्ट देख लो, +10 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -10। -10 ठीक है जी, 2x माइनस y +9 उधर चला जाएगा -9। अब A1 अपॉन A2 डायरेक्ट बोलते हैं, 6/2 डिवाइड करके बोल दो। 1/3 नहीं, उल्टा मत बोलो, 3/1 3/1। B1 अपॉन B2 देखो, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हो, साथ माइनस भी है। बोलो बोलो माइनस। एक बच्चा उल्टा बोल रहा है, महक उल्टा बोल रहा है, आप ध्यान से बोलो। माइनस -1/-3 ऐसे है, कैंसिल होगा तो वही 3/1 ही आएगा। पहली दो रेशियो इक्वल आ चुकी है बच्चों। तीसरी वाली देखो, -10/-9 माइनस कट जाएगा 10/9। पहली दो इक्वल है लेकिन तीसरी इक्वल है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन तो है, फॉर्मूला तो नो सॉल्यूशन का है, लेकिन वो पूछा नहीं सर। तो नो सॉल्यूशन मतलब लाइनें तो इंटरसेक्ट भी नहीं की होंगी, एक के ऊपर एक भी नहीं होंगी, यानी पैरेलल लाइंस होंगी। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फिर देखो क्वेश्चन वही है बच्चों, अभी भी वही रेशियो ही कंपेयर करनी है, लेकिन अब की बारी पूछे जाने वाले शब्द बदल गया। पिछली बारी नेचर ऑफ लाइन पूछ रहा था, ठीक है भैया। अब की बारी देखो, कह रहे फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है? तो एक बारी मुझे बता देना जरा, मेरी रिवीजन करा दो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसके सॉल्यूशन ये पहला बच्चा जो बोला जिसके सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसने कोई रटी हुई बात नहीं बोली। सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन में भी आंसर आते हैं चाहे एक एक आते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आंसर आते हैं चाहे इनफाइनाइट आए, लेकिन आंसर पॉसिबल होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब आंसर ना आए नो सॉल्यूशन को कहा जाता है। ठीक है भैया, अब देखो एक दो इसमें से कराऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा लिखने का कई बारी ना, मान लो लास्ट तक आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देने हैं बोर्ड तक, वहां तक तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक, तो उसमें फिर राइटिंग में कम लिख दिया ना, नंबर कट जाएंगे, वो भी एक चीज होती है। ठीक है, तो अभी ये वाला तो आप डायरेक्ट देख लो, एक दो पार्ट में अभी राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि ये तो आसान और घटिया वाला है। ठीक है, मेरे को करवा दो। A1 अपॉन A2 बोलो क्या आएगा? 2/2। B1 अपॉन B2 -2/-3 कैंसिल हो नहीं रहा। अच्छा, जब कैंसिल नहीं हो, ये नीचे वाली माइनस ऊपर जाती है, क्लियर है? नीचे वाली माइनस ऊपर चली जाती है, इसमें कोई दिक्कत है? नो। पहली दो रेशियो इक्वल आई है या नहीं आई है? नहीं आई है, तो तीसरी रेशियो कंपेयर करनी है? नहीं सर, फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल हो सर, तीसरी चाइन में से किसी के इक्वल आए चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इसलिए चेक भी नहीं करते सर। फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल हो, मेरी गलती बताना बच्चों। इसके बाद यहाँ तक तो लगभग सही सोचा, यूनिक सॉल्यूशन है। बताओ सर, यहाँ पे वो नहीं लिखा सर, आपसे जो पूछा वो नहीं बताया सर, आपने यूनिक सॉल्यूशन बता दिया। आपसे पूछा तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, इसी बात पे ध्यान दिला रहा हूँ भैया। एक बात सुन लेना, जितने समझदार और बढ़िया बच्चे हैं, और इवन जिनका मैथ थोड़ा सा स्लो भी हो, आधा पेपर तो गलत का होता है, क्वेश्चन कॉपी गलत कर दिया, जहां जो पूछा है वो बताया नहीं, कुछ और ही बता के अच्छे बच्चों की हालत होती है। ठीक है भैया, यूनिक सॉल्यूशन में आंसर तो आए हैं, तो हमने रटा तो है नहीं, आंसर आने को, आंसर पॉसिबल को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है? हटाओ। नेक्स्ट सेकंड, अभी सुनना बच्चों, बस एक दो पार्ट इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे चलेंगे। 2x - 3y = 8 और 4x, ये भी आसान वाला है, देखो आप फटाफट से बोल दो। बोलो 2/4 कैंसिल करके हाफ, -3/-6 सर, माइनस कट जाएगा हाफ। सर थर्ड रेशियो तो कैंसिल भी नहीं हो रही, पहली तो इक्वल है, तीसरी नॉट इक्वल है सर। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 है सर। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, नो सॉल्यूशन मतलब आंसर सर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, ये वाला आप करना, लेकिन पहले मेरे अकॉर्डिंग बातें सुन लो, कोई खास बात नहीं है, वो वैसे ही जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना। मतलब इस एक्सरसाइज या इस टाइप को फाइनल कराने के लिए नहीं बोल रहा, आप कभी भी दिक्कत में ना हो तो चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। मैंने कहा इस चैप्टर में कुछ भी क्यों ना पूछे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है भैया, इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल बना लेने का आदत ये रखना हमेशा के लिए। सर स्टैंडर्ड एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सर दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड है, लेकिन मैंने कहा था सिंपल भी होनी चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ, डिवाइड में नंबर है, अब ये डिवाइड वाले नंबर हटाने हैं, कोई बताएगा कैसे हटते हैं नंबर? सर एलसीएम बहुत बढ़िया, मेरे को लगा आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दोगे, लेकिन आप समझदार बच्चे हो।
आप कह रहे हो सर पहले एलसीएम लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, छोटी बात है, सिंपल हो जाएगी। करना जरूर बच्चों, उसके बिना भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। तो बोले मैं सर इसे A1 बोल दूं, इसे A2 और A1 अपॉन A2 निकाल दूं, फिर B1 अपॉन B2 कर लो, नहीं मना कर रहे, गलत भी नहीं है, लेकिन कभी तो फंसोगे। तो पहले आसान बनाओ ना, कभी नहीं फंसना हमने। ठीक है भैया, चलो एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6। कैलकुलेशन सबको पता है, इससे डिवाइड, दो बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, डिवाइड 3 की 3x से मल्टीप्लाई 9x। शुरू में एलसीएम वगैरह भी मैं छोटे बच्चों की तरह बोल लेता हूँ, कोई भूल रहा हो तो वो ध्यान से देख ले, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आप सब कर लेते हो 10th में। इससे डिवाइड 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10y इज इक्वल टू 7। मुझे बताओ अब 6 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एक वजह देना मेरे को, एक छोटी सी, पता सबको ही होगी। बताओ यहाँ भी नंबर डिवाइड में था, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। डिवाइड में यहाँ भी है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं कर पाया और यहाँ क्यों कर पाया, यहाँ क्यों नहीं कर पाया? सर वो डिवीजन में कॉमन में नहीं है, सेम में नहीं है वो बोलो वहाँ दो अलग अलग नंबर है, वहाँ दो अलग अलग नंबर है। ये बच्चा ठीक बोला है जो कह रहा है, ये सर पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड नहीं कर रहा सर, अलग अलग डिवाइड कर रहा है सर। ठीक है, पूरी इधर पूरी लेफ्ट को डिवाइड करे तो उधर पूरी राइट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, इसे ही कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इकट्ठा होना चाहिए, उसी के लिए हमने एलसीएम लिया। ठीक है, जानते हो आप, चाहे बोलो चाहे कम शब्दों से बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन मेरे को लग रहा है ये बात आप सब बच्चे जानते हो। 6 7 42 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ध्यान से देखना, दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। करवाइए जी मेरे को, A1 अपॉन A2 कराइए। बोलिए 9/9 कैंसिल होके आ गया 1। 1/1। फिर B1 अपॉन B2 10/-10, 10 बाय बच्चों -10। -1। ठीक है जी, ये आएगा 10 से 10 कट गया 1 -1। पहली तो रेशियो नॉट इक्वल आ गई, बोलो तीसरी निकाले या नहीं? सर नहीं। लिखना कैसे थोड़ा सोचो, मतलब कई बार होता है 2 नंबर में आ गया, डिस्क्रिप्टिव में आ गया। अब डिस्क्रिप्टिव में आप माइंड में डायरेक्ट सोचना तो जानते हो, लेकिन आप प्रॉपर लिख के नहीं रहे, टीचर नंबर नहीं काटेगा। A1 अपॉन A2 निकाला, अलग से B1 अपॉन B2 निकाला, जब पता लगा चेक करने के बाद कि नॉट इक्वल आ गए, अब कंक्लूड कर रहा हूँ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, यानी कि इन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। और सब बच्चे कह रहे हैं सर छोड़ना मत, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आंसर तो आए हैं, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, पूछा हुआ है। ये वाला प्रैक्टिस करो, क्या आसान है, लेकिन ये वाला प्रैक्टिस करो, फटाफट से खुद करना है, कॉपी नहीं करना कोई भी, जल्दी से। खान नमन माइक बंद, नमन बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जल्दी से कर लो बच्चों, फटाफट कर लो, हो गया होगा। एक छोटा सा मोमेंट इसमें बता देता हूँ कि अभी तक की आदत 10th क्लास तक के बच्चे जब शुरू कर रहे होते हैं उनकी क्या आदत होती है, जो मैंने बोली भी है, यही बोली है। ठीक है, और उसे कैसे बेटर करना चाहिए, एक स्टेप उसमें बच जाता है। तो मैथ्स तो बड़ी है, एक एक स्टेप हर क्वेश्चन में बताएंगे तो टाइम तो कहीं ना कहीं कम लगेगा। हाँ जी, हो गया ये, तो मैं बोलूँ अपनी बात, सुनना। एक मिनट सुनना, यहाँ सुनना सब, मेरे को जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना। जब डिवाइड के नंबर है तो सबको पता है, एलसीएम लेते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल हो जाता है इक्वेशन, है ना। लेकिन देखो मूवमेंट छोटा सा है, लेकिन पकड़ना यार, जहाँ टाइम बचे क्यों नहीं बचा। 2 स्टेप लगते हैं इसमें बच्चों, चेक करो। एक एलसीएम का, उसकी कैलकुलेशन वगैरह सब सोचोगे, ठीक है, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई का, 2 स्टेप लिखने लगते हैं, पड़ गए। आज के बाद जिन जिन बच्चों का दिमाग मतलब इस बात को समझ पाया, बड़ी बात कोई नहीं कह रहा, तो एक स्टेप कम हो जाएगा इसमें और कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। जब भी डिवाइड के नंबर आ जाए, एक बार ही बताना इन दोनों का एलसीएम क्या था? 6। तो पहले एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टाइम खराब किया। ये करने की वजह ना, जो एलसीएम है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6, टाइम भी कम लगेगा और एक स्टेप भी बचेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से, जब तक अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक करना नहीं। ठीक है, देखो 6 से मल्टीप्लाई करी कराना, मेरे को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 6 को काटेगा, क्या बचेगा? 3 9x, नॉर्मल है, कोई भी कर लेता है। इसकी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 से कटेगा, बोलो क्या आएगा? 2 2 5 10y 10y और 6 7 42। वो एक ही लाइन में काम हो गया। लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आपको ये शॉर्टकट है, छोटी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन यूज मत करो।
ठीक है, अभी इस चैप्टर को तो हम ऐसे ही निपटाएंगे, एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे अगले चैप्टर में ये एक स्टेप हम बचाना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, तब तक मतलब कुछ बच्चे बहुत बेसिक कैलकुलेशन होती है उनकी, तो वो तब तक इम्प्रूव हो गए होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यार आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भैया, ये आ गया तो चौथा पार्ट आप मत करिए, आप मेरे को बस करवा देना, डायरेक्ट ही हो रहा है। -10x + 6y = -22। बोलो बच्चों, डायरेक्ट 5 / -10 कैंसिल करके क्या है? -1/2 -1/2 -3/6 3 to the 6 -1/2 7 / -20 -1/2 तीनों रेशियो इक्वल। बोलो कौन सा सोल्यूशन? कंसिस्टेंट। बहुत कंसिस्टेंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट आंसर है सर, आंसर तो है, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नेक्स्ट फिफ्थ, 4/3x + 2y, ये भी देखना ही है, ये भी देखना ही है। 2x + 3y = 12। मुझे बताओ ये वाली क्वेश्चन स्टैंडर्ड सिंपल दोनों है क्या? यस सर। ध्यान नहीं दे रहे आप? यस बोल दिया तो आप सबसे अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे। ये तो घटिया चल रहा है सर। नहीं, आपने बोला था स्टैंडर्ड, बोला था एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सिंपल बोला था, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। है डिवाइड में, है डिवाइड में छोड़कर चल गए ना क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख दूंगा, सॉल्व ही नहीं होंगे जब पूरा सीख लोगे तब। ठीक है, अभी तो सीखा ही नहीं है। डिवाइड में है सर नंबर, बोलो डिवाइड का नंबर। अभी कोई शॉर्टकट मत बोलना मेरे को, डिवाइड का नंबर कैसे सिंपल होगा? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों बात बोलो ना यार। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल सा है। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 × 4x 4x, 3 × 2y 6y = 8, 4x + 6y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 = 24 हो गई सर, स्टैंडर्ड सिंपल। 1/8 निकालो बच्चों, 4/2 थोड़ा रफी करेंगे, 4/2 उल्टा मत करना कभी भी। ठीक है, A1/8 मैं ऐसे कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा तुम उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूछ ऐसे रहा हूँ कि 4/2 क्या, और 4/2 तो 1/2 नहीं, 4/2 तो 2 है। हाँ आप बोलो मैं पहली इक्वेशन इसे बोल लूँ, दूसरी इसे, फिर 2/4, फिर 3/6, 12/24। हाँ वो ठीक है, मुझे मना कोई नहीं कर रहा। मैं एक बार ऐसे भी सुन लेना, कई बार ना आप मतलब कम सोच के कंफ्यूज हो जाते हो। हमने इसे फर्स्ट बोला, इसे सेकंड, तो हमारी सारी रेशियो 2 आ गई, मतलब इक्वल आ गई। देखो 4/2 2, 6/3 2, 24/12 2, तीनों इक्वल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट कोई भी बोल देगा। लेकिन कल को बच्चा ना उल्टा कर रहा है, बोल रहा है मेरी फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर, 2/4 सर हाफ, तो वही मेरा बोर्ड पे 2 लिखा है, हाफ आ गया, वो वही शोर मचा देता है सर 2 और हाफ उल्टा ही आ गया सर, क्या करूं? अरे कुछ गलत नहीं हुआ, तू बस उल्टा कर रहा है। 3/6 भी हाफ आएगा, 12/24 भी हाफ आएगा, तब भी तीनों रेशियो इक्वल है, तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है भैया, लेकिन आप 4/2 का हाफ थोड़ी बोल दोगे आप। ठीक है भैया, तो सबको दिख रहा होगा बच्चों, 4/2 6/3 24/12, ऑल रेशियोज आर 2, ऑल आर इक्वल। ठीक है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर है, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंफ्यूजन? नेक्स्ट, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, ज्यादातर ही होंगे, जितनी देर में मैं बोलता हूँ ना आप सुनते भी रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, और प्रैक्टिस भी मार जाएंगे, रिटर्न में भी कर देंगे। तो ये आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी है, ऐसे कम मत मानना कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, लिख लिख के भी कर रहे हो, लिखने से कुछ अलग तैयारी होती है। ठीक है भैया, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, फोर्थ। अब यहाँ सारे लिख के करने हैं जितने भी। अब थोड़ा सा बेटर आएगा इस एक्सरसाइज में, और अगली एक्सरसाइज से बेटर शुरू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? तो किसका कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा? ठीक है, बताओ कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी तो हम फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एक बार ही बताना किसे कहते हैं? जिनके सोल्यूशन हो, इनके सॉल्यूशन हो, यानी सर या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूलों से चेक कर देंगे। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? इतना ही नहीं है, आगे पढ़ लो। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है यानी यूनिक या इनफाइनाइट का केस है, तो ग्राफ से सॉल्व करना है। मतलब ग्राफ ही नहीं बनाना। एक बच्चे ने देखो समझदारी होगा, अच्छी बात कर रहा था, लेकिन मैं तो एक एक शब्द की गलती खींचूंगा। उसने बोला ग्राफ बनाना है, जबकि मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा ग्राफ से आंसर निकालना है। दोनों में फर्क है, सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ से आंसर निकालने हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट के केस में इफ कंसिस्टेंट तो ग्राफ से सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ कंसिस्टेंट पे ग्राफ उसने बोला है। बढ़ गए आगे, प्रैक्टिस जैसा है। ठीक है जी, सामने देखेंगे कई सारी बातें, आप चाहे आसान है, लेकिन फिर भी भैया शॉर्टकट जब तक सीखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। ध्यान दीजिए, 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, पहले बताओ ग्राफ बनाऊं मैं इनका, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। जल्दी जल्दी चेक करेंगे। ये बारी प्रॉपर करेंगे बच्चों। अब आप प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो होगा क्या, सोचने आ गए लेकिन लिखने नहीं आए। तो
उसके बिना तो दिक्कत हो जाएगी ना, सही नहीं लिखा तो। A1 upon A2 हाफ। एक बारी मेरे को बुलवा दो आप, फिर शुरू करना, मैं दूंगा आपको 1-2 मिनट, आप आराम से कर लोगे अभी। B1 upon B2, देखो y का कोफिशिएंट ये है नहीं 1, इसमें 2 है तो 1/2, और C1 upon C2 सर 5/10। नहीं डायरेक्ट मत बोलना, कभी डायरेक्ट मत बोलना, वो तो रफ कर रहे थे तो डायरेक्ट बोल रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ प्रॉपर कर रहे हैं तो जरूरी स्टेप स्किप नहीं करना। ये भी सर हाफ आ गया। अच्छा एक आपको वैसे भी रहा था सारे हाफ है, डायरेक्ट नहीं बोला आपने सारे हाफ है, पहले सारी रेशियो निकाल दी, और अब A1 upon A2 इक्वल है B1 upon B2 इक्वल है C1 upon C2, यानी कि इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन छोड़ दूं क्या? जल्दी बोलो जल्दी। ग्राफ बनाना है। सर नहीं, कंसिस्टेंट तो उसने कहा ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए देखें जरा, देखना जरा फटाफट से, x + y = 5। ग्राफ बनाने के लिए किसी भी जिस भी इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, x या y की वैल्यू निकालो। इससे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, +y उधर ले गया 5 - y। टेबल बनानी है, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, और आसान नहीं रखूंगा स्पीड, थोड़ा भी एवरेज क्वेश्चन होगा, बहुत आराम से करेंगे, ये आसान है मेरे ख्याल से, और किसी को दिक्कत है पूछ लो, फिर होल्ड करके बताएंगे। टेबल बना रहे हैं, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की जगह डाल दिया x आ जाएगा, y की जगह 1 डाल दिया 4 आ गया, y की जगह 2 डाल दिया 3 आ गया, y की जगह 3 डाल दिया 2 आ गया। कोई कंफ्यूजन है? सही समझ में नहीं आया। हाँ जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? सही समझ में नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं, ये पूरा ही नहीं आया ना आपको? यस सर। ओके, हाँ आप अपना नाम बताओगे? सचिन सर। सचिन, ओके 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 ठीक है। अब पहले आप सचिन से आए थे ना, अब आप मोबाइल के नाम से आ गए। यस सर। देखते रहो। दो इक्वेशन थी मेरे पास, उन्होंने बोला बाकी बच्चे कर लो बच्चों, बाकी रोको मत, बाकी बहुतों को आता है वो कर लो, ये नया बच्चा है इसको थोड़ा सा समझा देते। हाँ जी, दो इक्वेशन है, उसने बोला किस तरह का आंसर है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हिंदी मीडियम है आपका सचिन? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम। हाँ ओके ठीक है। तो कंसिस्टेंट अच्छा वो तो क्लियर था, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कहते हैं कि नहीं? बीच बीच में आप लीव हो रहे हो ना, आपने पूरी क्लास सुनी नहीं है। सर मेरा फोन में थोड़ा खराबी हो गई थी, जब हो नहीं पाया सही सर। हाँ अभी अभी आप आए हो। चलिए यस सर। ये पहली क्वेश्चन जो है मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सब बच्चे छूट जाएंगे, लेकिन सुनना ध्यान से, ठीक यस है? सर। A1 B1 C1, x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को B1 कहते हैं, y को छोड़ के जो बचा कांस्टेंट को C1 कहते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन में A B C, लेकिन दूसरी है तो A2 B2 C2। यस सर। ठीक है, अब हमने पहले क्या करा, A1 upon A2 निकाला, A1 1 ठीक है, और A2 2, तो 1/2 कैंसिल होता है तो जरूर करना, नहीं हो रहा। ठीक है, अभी सब कंक्लूड कर दूंगा, सुनते रहना। B1 upon B2 निकाला, 1/2 कैंसिल होता है तो करना, नहीं हो रहा। देखो पहली दो रेशियो इक्वल आ गई, 1/2 फिर ये कांस्टेंट को C1 C2 कहते हैं। C1 upon C2 निकाला, 5/10 सर कैंसिल हो रहा है, कर दो 5 1/2। फिर मैंने पूछा क्या ये सारे बराबर हैं, तो आप बोलोगे सर सभी हाफ हैं, सभी बराबर है, लिख सकते हो आप सभी बराबर है। ये एक फॉर्मूला है जो शायद आपका आज बीच में छूट गया, आपने शायद सुना था कि नहीं सुनी थी वो टेबल पूरी जब मैं समझा रहा था? सर नहीं सुनी। नहीं सुनी, तो उसमें एक फॉर्मूला हमने समझा था, मैं आपको अभी क्लास के बाद ना वीडियो भेज दूंगा। आप मोबाइल पे मेरे को अपना एक ऐसा नंबर देना जिसपे आप BCC ऐप इंस्टॉल कर पाओ, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसे इंस्टॉल कर लेना। तो आज की क्लास को शुरू वाली दोबारा सुनना, तो कंसेप्ट आ जाएगा। अभी तो मैं रटाने के हिसाब से ही बोल पाऊंगा, लेकिन तब आप अच्छे से समझ पाओगे। हाँ ध्यान से सुनना, तीनों रेशियो इक्वल आ गई, और आज ही हमने आज की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा कि अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हो तो इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर होते हैं। इनफाइनाइट आंसर, बहुत सारे आंसर होते हैं, इनफाइनाइट आंसर को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कि ये फॉर्मूले में सर क्यों कहेंगे इनफाइनाइट, वो तो हो गया ना, तो अभी तो याद करना पड़ेगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और मेरा ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बोल रहा है भाई ग्राफ से बताओ, ग्राफ बना के निकालो इसके इनफाइनाइट। तो मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया, तो मैंने पहली इक्वेशन ले ली x + y = 5। ग्राफ बनाने का तरीका लगभग 9th जैसा है कि जिस भी इक्वेशन से हमें ग्राफ बनानी है, लेकिन कोई और मेथड आपने सीख रखा है तो उसे चेंज कर लेना, नहीं तो 10th के क्वेश्चनों में आपको मुश्किल लगेगा, फंस जाओगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे हम, किसी भी एक वेरिएबल को x या y की वैल्यू निकालते थे। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, और x निकालना है तो y को राइट ले जाओ, 5 - y। अब आप सर टेबल बनाओगे, टेबल में देखो कैसे बनाते थे, y की जगह कोई नंबर रखो, सॉल्व करो, x आ जाएगा। अब कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 1 रखा तो 5 - 1 4, x 4 आ गया। फिर y की जगह 2 रखा, 5 - 2 3 आया। फिर 3 रखा, 5 - 3 2 आया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, फिर नेक्स्ट देखना, नमन भाई बैकग्राउंड साउंड माइक बंद कर। हाँ जी, बाकी बच्चे एक बात बताएंगे मेरे को, यहाँ देखते हैं इसको, बाकी बच्चे 1 मिनट, सचिन आप देखते रहना अभी।
कि आप लिखना मत, आज आप सुन लो, क्योंकि अभी आप नए हो ना, तो आपकी एकदम स्पीड नहीं बनेगी कि आप समझ भी पाओ और लिख भी लो। अभी सुन लो जितना समझ में आ रहा है, फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तब आप करना उस रिकॉर्डिंग से, ठीक है? आराम से समझो अभी, और जहाँ दिक्कत है बोलते रहना। नए बच्चे बताओ कि कोई खास बात दिख रही है? पुराने बच्चे, Yes, सॉरी, sir. यस सर, सर कॉमन इक्वेशन है इसलिए छोटी कर लो डिवाइड सर, हो ये जाएगा। सेकंड इक्वेशन है। अब आप इसकी भी टेबल ऐसी बनाओ कि मुश्किल लगेगी। सर देखो सबके पास 2 कॉमन है, हर टर्म 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सर ध्यान नहीं भटकाना, 2 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि कॉमन है, 2 2 से डिवाइड होकर छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं तो अभी एक और शॉर्टकट पूछूंगा आपसे, 2 कट गया, x + y = 5 आ गया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे को मैं कोई हिंट दूं उससे पहले, कोई मुझे कुछ बताएगा? सेकंड इक्वेशन की टेबल बनानी है। Same है। सेकंड इक्वेशन वही है जो फर्स्ट है सर, Second दोबारा मत equation. सोचना, टेबल यही बनेगी सर, टेबल बिल्कुल यही बनेगी, यही वाली लिख दो, क्योंकि सेम इक्वेशन ही है, वो कॉमन डिवाइड होने के बाद तो लो सेम टेबल कॉपी मार दी। अच्छा उसने कहा है ग्राफ बनाना है, तो बनाएंगे जरूर, नंबर है मेरे उस शीट पे। लेकिन कोई बताओ कि आपको अभी आइडिया है कि लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या एक के ऊपर एक आएगी? सर एक के ऊपर एक एक के ऊपर। वैसे भी दिख रहा है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक के ऊपर एक आएगी, वैसे भी दिख रहा है सर टेबल सेम है, एक के ऊपर एक आएगी, कैसे भी सोच लो। सर हाँ जी बोल दो सर, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 कॉमन नहीं लेते तो आंसर वही आता, मतलब एक के ऊपर एक लाइन हाँ आती ये है। देख सुनना बच्चों, इस बच्चे ने देखो बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है अगर मैं एक बार मान लो 2 से डिवाइड ना करता तो क्या ये सब कुछ ऐसा ही रहता? नहीं, डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना भी। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करते, फिर टेबल बनाते, तो जरूरी नहीं है ना आप 1 2 3 पुट करोगे। अगर आप y 1 2 3 पुट करते टेबल सेम ही बनती, लेकिन जरूरी थोड़ी आप 1 2 3, कुछ और बच्चे को अच्छा लगा उसने 4 6 8 पुट कर लिया, मे भी टेबल अलग दिख जाती है आपको, क्योंकि वो तो आपके ऊपर आप नंबर कौन से पुट करोगे। लेकिन वो टेबल भी जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो जो पहली लाइन बनी, मान लो पहली लाइन के 3 पॉइंट इधर है, तो दूसरी लाइन के 3 पॉइंट ये वाले, क्योंकि आपने टेबल अलग नंबरों से बनाई है, लेकिन वो लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगी, यानी एट लास्ट आप यहीं पहुंच जाओगे कि लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है? वैसे दिख अलग सकता, आंसर यही आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। पहुंचाओ बच्चों, यहाँ तक पहुंचाओ, ग्राफ आप सिर्फ देखना है, ग्राफ करना नहीं है, यहाँ तक हर बच्चा प्रैक्टिस करेगा। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, जिसका भी क्वेश्चन हो फटाफट। और मेरे को पता है कम से कम यहाँ मतलब आधे बच्चों का स्पीड काफी अच्छा होगा, अगर बना सकते हो फ्री हैंड से ग्राफ बना देना, इतनी देर में ही बना दोगे आप, पर मेरे से आगे भी चल जाओगे। अभी तो 2 3 क्वेश्चन भरे, आराम से आगे चल लोगे, लेकिन जब जब मैं बोलूंगा रोकूंगा, तब रुक के ध्यान से सुनते रहना। हाँ जी, ये लोअर पार्ट किसी को जरूरत है तो बोलो। अब ग्राफ बस देखने वाली बात होती है भैया, कि 2 4 बारी तो ध्यान से देखना चाहिए कि लेबलिंग वगैरह की, नंबर काटते हैं टीचर, सही चीजें लेबल करनी है हमने सारी। एक्स एक्सेस को हम एक्स एक्स डैश से लिखते हैं, दोनों एंड एरो डालते हैं, फिर जो भी नया बच्चा उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। वाई एक्सेस पर वाई वाई डैश पता होता है, लेकिन टीचर टोके नहीं ना, वो छूट गए तो नंबर कट गए हमारे, फालतू की बातों के कट गए जिसमें कुछ करना भी नहीं था, लेबल ही तो करना था, ध्यान ही तो रखना था, ठीक है? आज कहो तो एक बढ़िया बात बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन में, जो कि आप सब जान रहे हो। देखिए अभी एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन तैयार करता हूँ, कराता हूँ, सारे बच्चे छोड़ दो, ठीक है? मतलब ये तो चलो एनसीईआरटी का पार्ट है, मैं तुम्हें करा रहा हूँ, लेकिन पेपर में यही थोड़ी आएगा। जिन स्कूलों में पेपर होगा उन बच्चों को पता भी है सर सेम नहीं आता कुछ भी, एमसीक्यू में भी। एमसीक्यू सबसे आसान मान रहे हैं ना सर, कुछ तो टीचर घुमाता है बातों को, अपने स्टाइल में पूछता है, फिर हमें सोच के आंसर देना होता है। तो मैं एक जबरदस्त कई सारे एमसीक्यू तैयार कराऊंगा अभी आपके, ठीक है? लेकिन रोक के 1 मिनट आराम से देख लो, तभी आराम से देख लो। पहले टेबल प्लॉट कर देते हैं, x4 y1, ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है? पॉइंट को लेबल करना जरूरी है, ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट लिखा जाता है 4,1, फिर x3 y2 पॉइंट लिखना जरूरी है सचिन भैया, 3,2 x3 y2, x2 y3, x पे 2 मूव किए, y पर 3 पॉइंट लिखने जरूरी है जब वो ग्राफ से हमें कहे, तो तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ठीक है बच्चों? ठीक है, अब मैं अपना एक 1 मार्क का क्वेश्चन बीच में ला रहा हूँ, क्योंकि ये तो घटिया क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने पूछा है, ये तो हम सब कर लेंगे, तो पेपर में आने वाला है उसका ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बच्चों, कोई भी जवाब दो, अब एक एक इवन नया बच्चा भी ट्राई मार सकता है, शायद कर दे। मैंने बोला आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में बोला, ये वाली इक्वेशन का जब आप ग्राफ लाइन बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है? कोई भी बच्चा, नमन बहुत अच्छे जवाब देता है, बड़ा बढ़िया दिमाग चलता है, नमन आप बताओ इसको आप किस मेथड से करोगे, x + y = 5 लाइन को एक्स एक्सिस पर कहाँ काटेगी? पहले क्या बनाओगे, जल्दी जल्दी बोलो नमन। सर टेबल। टेबल, फिर ग्राफ बन जाएगा। यस सर। ग्राफ बन जाएगा तो वो आप तो स्केल से बनाओगे तो अपने आप सही काटेगा जहां भी काटना हो, ठीक है? अब मान लो ये ऐसे काट गई स्केल से,
बनाया आपने, यहाँ काट गई एक्स एक्सिस को। बताओ नमन कहाँ काट गई? सर 5 पे। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे बोलो कहाँ काट गई? 5 पे। 5,6। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आवाज ठीक आया यहाँ पर, बाकी सब ऐसा नहीं है आपकी नॉलेज नहीं है या आप ट्राई सही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ ठीक है पहली बारी में बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर तो नहीं मिले, अच्छा हुआ चाहे कितना भी हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जो बच्चा 5,0 बोला था पहले वो आ जाओ, वो सही बोला है, बाकी सबका गलत हुआ है। वो आ जाओ जरा, कौन है नाम बताओ मेरे को। पलक, पलक है ना? हाँ जी पलक, अब से एक अगले लेवल पे ले, बाकी सब सुनते रहना भैया, अपने आप को कोई कम नहीं मानेगा। ठीक है, आपने भी पहली बारी में तो 5 पर ही दिख रहा है, वही बोलता बच्चा। ठीक है, चलो पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं। अच्छा, ग्राफ पे जैसे ये एक पॉइंट है बच्चों, ये एक पॉइंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पॉइंट को आप सिर्फ 4 बोलते हो, सिर्फ 1 बोलते हो, या 4,1 बोलते हो? 4,1। ग्राफ पे कोई पॉइंट, क्या उस पॉइंट की सिर्फ एक्स पोजीशन से बोल सकते हैं, या सिर्फ वाई से बोल सकते हैं, या एक्स कोमा वाई से बोलते हैं? सर ऑर्डर क्लियर होता है। तो भैया जब मैंने कहा ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, है तो कोई पॉइंट ही, और पॉइंट को तुम सिर्फ एक्स की वैल्यू से या सिर्फ वाई की वैल्यू से नहीं बोल सकते, तुम्हारे नंबर कटेंगे। ये गलत है। चाहे तुमने 5 पे बोल दिया, वो घर में भी नहीं चलेगा सर 0,5 भी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहो। अब आप मेरे को सुन लो क्योंकि आप बोल चुके थे। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी? सर पॉइंट लिखना है पहली बात, पहले एक्स पोजीशन फिर वाई। ठीक है, आप उल्टा मत बोल देना, ये बच्चे समझदार हैं, वो समझ गया पॉइंट लिखना है, लेकिन पॉइंट उल्टा बोला है बेचारे। पहले हमेशा पॉइंट की पोजीशन में एक्स पोजीशन लिखी जाती है, फिर वाई। और ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, इसमें सारी वैल्यू एक्स की है, ये एक्स 5 है तो पहले एक्स लिखोगे, तो सर वाई क्या लिखो? एक बारी भी ऐसे थ्योरी से सोचना, नहीं तो कल को ना उलझ जाओगे, उल्टे पुल्टे में उलझ जाओगे। मेरे को बताओ एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यू एक्स की है ना, पक्का है ना? एक्स एक्सिस पे एक्स तो होता है, वाई होता है या नहीं होता? तो है, एक्स तो देखो बदलता जा रहा है, वाई नहीं होता एक्स एक्सिस पे, ध्यान देना। वाई तो वाई एक्सिस पे है, यहाँ एक्स है, वाई है ही नहीं। वाई नहीं होने को क्या कहते हैं? वाई पोजीशन क्या है? 0। यानी ये पॉइंट क्या बना? 5,0। इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं? बोलो पहले, पॉइंट क्लियर है ना? पॉइंट पूरा ऑर्डर क्लियर लिखना है और उल्टा नहीं लिखना है। लेकिन बच्चों मैं इससे अगले लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और उसने बोला भैया एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, एक नंबर में आप टेबल बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, फिर अच्छे से सोच के लिख के आओगे, तो पेपर छोड़ के आओगे जी। ऐसे नहीं होता मैं। एक नंबर में कोई रीजन नहीं चाहिए, कोई ग्राफ बनाने के लिए उसने कहा नहीं मुझे आंसर पता लगता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, क्या कह रहे हैं सर डायरेक्ट कैसे पता लगेगा? ठीक है जी, आप मुझे बताओ एक बार सब सोच के बोलना या शब्द सोचने, ताकि कल को ना भूल जाओ। आज तो सारे बता दोगे, टाइम गैप पे भी नहीं भूलना हमने, इसलिए हमसे समझना है, रटना नहीं है। बताओ ये लाइन एक्स को कहीं भी ऐसे सोचो, तुम्हें क्या पता लाइन कैसी बनेगी, मान लो तुमने बनाई ना हो, एक्स को कहीं भी काट सकती है, कहीं भी। क्या एक्स को कहीं भी काटेगी वो लाइन? कहीं भी, वो जहां भी एक्स को काटेगी वहां वाई क्या होना चाहिए? यार ग्राफ लाइन पर बनाया पता है, ये लाइन जहां भी एक्स को काटेगी सर वहां वाई 0 होगा। तो जब एक नंबर में टीचर ने पूछा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसमें वाई 0 डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है एक्स को जहाँ काटेगी वहां वाई 0 है। और एक बार बोलना, जैसे यहाँ वाई 0 रखोगे एक्स क्या आएगा? 5। यानी एक्स 5 वाई 0, बिना ग्राफ बनाए 5,0 देखकर भी आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये क्लियर है? तो अभी भी सुनते रहना, 1 मिनट और दिमाग चला लो, इस बात को फाइनल करते हैं। मेरे पास अब टाइम पूरा हो रहा है, मेरा नेक्स्ट बैच हो रहा है, मैं बहुत जल्दी से पूरा करूंगा, ध्यान से समझना। मैंने बोला यही वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी? तो अब आप कुछ मत बोलना, सुनते जाना। वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी? आपने स्केल वगैरह से प्रॉपर बना दिया, इसे 5 मत बोलना, उल्टा मत बोलना। 5,0 कोई भी पॉइंट पहले एक्स पोजीशन बोलनी है, फिर वाई। ये वाई एक्सिस पर है, वाई पता है तुम्हें 5 है, वाई एक्सिस पे एक्स नहीं होता 0,5। लेकिन बच्चा कहेगा सर ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है एक नंबर में, इतना मैं करूंगा। सर सीधी बात, वाई को जहां भी काटे, कहीं भी काट जाए वहां वाई तो कुछ होगा ना सर, लेकिन एक्स नहीं होगा। यानी इसमें एक्स की जगह सर 0 पुट कर देते हैं, तो वाई दिख गया 5, यानी वो पॉइंट एक्स 0 वाई 5 0,5, वही ऑप्शन मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है भैया, टाइम खत्म होने जा रहा है बच्चों, फटाफट से दूसरी टेबल मेरे को बताओ, अलग बनी थी या सेम बनी थी? सेम यानी वही 3 पॉइंट आएंगे, उन्हीं 3 पॉइंट को आप दोबारा से भी डार्क करोगे मान लो, तो कोई अलग लाइन बनेगी या लाइन के ऊपर लाइन बनेगी? लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर लाइन मैंने अभी बनाई, मैंने बनाई, क्या मेरे टीचर को दिखेगी इन्होंने लाइन के ऊपर लाइन बना दी? दिख नहीं रही है, वो एक लाइन दिख रही है। नो सर, उसके लिए आप थोड़ा सा उस पर ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क एरो। करके डबल एरो आ जाते हैं, ऊपर की तरफ भी एक देखो एक और आ गया, तो अब दिख रहा है लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कॉर्नर पे लिख दोगे, साथ में स्केल लिख दोगे, सबको पता है यहाँ जो डब्बे बने होते हैं 1 सेंटीमीटर का डब्बा है,
इसमें 1 यूनिट है तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट ग्राफ के कॉर्नर पे लिख दोगे। ठीक है जी, अभी टाइम पूरा है, अभी चलेंगे। कल की क्लास 6 से 7 है, जो भी नए बच्चे हैं उनको लिंक मिल जाएंगे। ठीक, एक BCC ऐप का भी लिंक भेजूंगा मैं, एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा। नए बच्चे सभी सुन लो, उस गूगल फॉर्म को भर देना। उसके बाद आप BCC ऐप पर इंस्टॉल करके जा पाओगे, लॉगिन कर पाओगे, जब मैं उसका डाटा अपने पैनल से ऐप में रजिस्टर कर लूंगा। तो पहले आपको गूगल फॉर्म भरना है, सुबह तक मैं वो डाटा डाल दूंगा एडमिन पैनल पे, उसके बाद आप BCC ऐप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है जी, अभी चल रहे हैं, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।